एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 की सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पेपर, तो जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये हमें बता रहा है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ द नेम or any matter which may make known the identity of the victim of offence under section 376, 376A, 376B, 376C, 376D and 376E of Indian Penal Code 1860 is not permissible if the, यानी कि जब कोई ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन होता है, मेजरली ऑफेंस रिलेटेड टू रेप, जो कि इन सारे सेक्शन में फॉल करते हैं, इन सब में किसी में भी अगर फॉल करते हैं तो इन सेक्शन में अगर केस फॉल किया ना, तो इसमें परमिशन नहीं होती है कि आप प्रिंट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। विक्टिम की आइडेंटिटी, उसका नाम पब्लिश करना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हम रिटन में परमिशन ले लेंगे, ऑथराइजेशन ले लेंगे नेक्स्ट कीन का, टू इज क्लोज फ्रेंड का, तो फिर अलाउड होता है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है परमिसिबल नहीं, नॉट परमिसिबल इफ़ द ऑथराइजेशन इज गिवन बाय द नेक्स्ट कीन टू हिज क्लोज फ्रेंड इन राइटिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें नॉट वाला क्वेश्चन है, यानी कि नॉट परमिसिबल इफ़ द, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब तक राइटिंग में परमिशन नहीं ले लेंगे तब तक परमिसिबल नहीं होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। इसमें हमें बता रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव्स गाइडलाइन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमिटी बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू लुक इनटू द कंप्लेंट फाइल अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा फैमिली वेलफेयर कमेटी का, जो कि DLSA करेगा। ठीक है, और वो क्या करे, किस लिए करेगा इसका कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर कमेटी का, ताकि वो देख सके कंप्लेंट जो भी फाइल हो रहा है 498A के अंदर, उसको देख सके। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट, द एक्ट इंटेंडेड नेसेसरी शुड टेक प्लेस। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में, जिसका सेक्शन नंबर 120A होता है आईपीसी का, इसमें जो है एक्ट करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने कॉन्स्पायर किया इलीगल एक्ट करने का, तो इटसेल्फ वो एक ऑफेंस हो जाता है। अगर आप कंस्पायर कर रहे हो इलीगल एक्ट करने का, अग्रीमेंट ही आपका इलीगल हो जाएगा, तो अग्रीमेंट इटसेल्फ इज़ पनिशेबल, यहाँ एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो इसमें से रॉन्ग कौन सा है, सी, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है नॉट करेक्ट। यानी कि ये बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ये एसेंशियल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, 2 या जो उससे ज़्यादा पर्सन एसेंशियल है। इन मीटिंग ऑफ माइंड भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, और इट इज़ इमेटेरियल वेदर इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच अग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये इमटेरियल होता है कि इलीगल एक्ट जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है उस अग्रीमेंट का, या वो इंसिडेंटल एक्ट है, या इमटेरियल। तो ये तीनों जो है राइट है, तो रॉन्ग ऑप्शन ही है, सी है, यानी कि यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट डिजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट। तो कौन सा ग्रीवियस हर्ट नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वीक्स बताया जा रहा है, हमें चाहिए 20 डेज का इस टाइम स्पैन। ठीक है, 20 डेज का टाइम स्पेंड, 2 वीक्स का नहीं चाहिए। इमेस्कुलेशन जो है वो ग्रीवियस हर्ट में आता है, उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। फ्रैक्चर ऑफ बोन भी आता है, परमानेंट डिसफिगर ऑफ फेस एंड हेड भी आता है। बट ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें होगा अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन फॉर द ऑफेंसेस ऑफ डिफेमेशन। तो डिफेमेशन के लिए कौन सा एक्सेप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस इज नॉट द एक्सेप्शन। तो यानी कि जो है इसमें बताया जा रहा है टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वेदर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट
of any person touching any personal question respecting his character so far as the character appears to be that conduct and no further। यानी कि बाकी तीन जो ऑप्शन है वो हमारे एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वेदर रिस्पेक्टिंग एनी कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, यानी जब पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्ज करता है पब्लिक ड्यूटी तो जो भी वो एक्सप्रेस करता है गुड फेथ में अपना ओपिनियन वो एक्सेप्शन है। फिर देन एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग मेरिट ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इट्स ऑथर हैज सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक, ये भी एक एक्सेप्शन है। गुड फेथ में अगर कोई ओपिनियन देते हैं ताकि मेरिट ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाए किसी ऑथर का जो सबमिट कर रहा है, वो ऑथर सबमिट कर रहा है पब्लिक के जजमेंट के लिए, तो उसका ओपिनियन भी जस्टिफाइड है, ठीक है। फिर देन ये भी एक एक्सेप्शन है। फिर लास्ट वन भी एक एक्सेप्शन है, टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग्स, यानी कि ये भी एक एक्सेप्शन है कि पब्लिश कर सकते हैं ट्रू रिपोर्ट किसका, कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रोसीडिंग्स का ट्रू रिपोर्ट भी कर सकते हैं पब्लिश, ये भी एक एक्सेप्शन है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है एक्सप्रेस इन गुड विद एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पर्सनल क्वेश्चन, तो पर्सनल क्वेश्चन टचिंग ये दिस इज नॉट द एक्सेप्शन, ठीक है। रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर दिस इज नॉट द एक्सेप्शन, बाकी तीन एक्सेप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है 58। यहाँ बताया जा रहा है एक्स finds a valuable ring on the road, he sells it immediately without attempting to discover the owner, which one of the following offenses x is guilty of, तो किस ऑफेंस के लिए x guilty होगा, the x will be guilty for dishonest misappropriation of property, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। यानी कि वो पर्सन क्या कर रहा है, एक्स जो है उसको वैल्यूएबल रिंग मिल रहा है रोड साइड में, उसको वो सेल कर दे रहा है इमीडिएटली बिना अटेम्प्ट किए कि वो ओनर को डिस्कवर करे, तो वो गिल्टी हो जाएगा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 जो हमें बता रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ द डेथ of a married woman under section 304B of IPC 1860, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो डेथ कॉज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बता रहा है कौन सा नेसेसरी इंग्रेडिएंट जो है ताकि हम इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, किसी वुमेन के हस्बैंड के अगेंस्ट अगर उसकी डेथ हो जाती है, वुमेन की डेथ हो जाती है, सेक्शन 304B का प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए इनिशिएट करने के लिए क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तो 7 years ऑफ आवर मैरिज के अंदर ही उसकी डेथ होनी चाहिए, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, हमें बता रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन सेक्शन 303 ऑफ IPC 1860 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें सेक्शन नंबर 303 जो है IPC का उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, बोला गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो राइट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सेक्शन नंबर 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अट्रैक्ट द जनरल एक्सेप्शन मेंशन इन चैप्टर 4 ऑफ IPC, फिर से याद रखिएगा नॉट है, नॉट को हमेशा अंडरलाइन करिएगा, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल नहीं करता है जनरल एक्सेप्शन के अंदर चैप्टर 4 में जो दिया गया है, तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड कोई भी जो है डिफेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर आप वॉलेंट्री आप जानबूझ के इंटॉक्सिकेट होते हो तो उसको माना जाएगा कि आपके पास इंटेंट था वो ऑफेंस करने का, आपके पास मेंसरिया था, तो इसलिए इसको कोई डिफेंस नहीं दिया गया है सेक्शन नंबर 85 में, वहाँ बस इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का दिया गया है। अगर आपको किसी ने इंटॉक्सिकेट किया जिसमें आपकी विल नहीं थी, आपको पता नहीं था कि आपको इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है और फिर आप कोई ऑफेंस करते हो तो आपको वो डिफेंस मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 62 पे आते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC 1860 इट इज़ एन ऑफेंस टू वॉलेंटरली omit to supply the needs and wants of a helpless person for whom the person is bound by legal contract, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेक्शन नंबर 491, यानी कि कौन से सेक्शन जो है IPC के वो बताते हैं कि इट इज़ एन ऑफेंस टू वॉलेंट्री ओमिट, जानबूझ के ओमिट करना और सप्लाई नहीं करना जो ज़रूरत है किसी हेल्पलेस पर्सन की,
जिसको वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है, यानी कि कोई पर्सन लॉफुली बाउंड है किसी पर्सन को जो हेल्पलेस पर्सन है उसको सप्लाई करना जो उसकी नीड ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो नहीं दे रहा है, वॉलेंट्री जानबूझ के नहीं दे रहा है, तो वो किस में फॉल करेगा, वो सेक्शन नंबर 491 के अंदर फॉल करेगा, उसको पनिशमेंट 491 के अंदर करेगी, उसका ऑफेंस डिफाइन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 है, हमें बता रहा है प्ली ऑफ एलिबाई जो है रूल ऑफ एविडेंस का, उस रिकॉग्नाइज किया जाता है कौन से सेक्शन में, नीचे के कौन से सेक्शन में जो है रूल ऑफ एलिबाई को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो सेक्शन नंबर 11 में रूल ऑफ ये जो एलिबाई है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें मिसप्रिंट है, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ रेस जेस्टे, रेस जेस्टे के रिलेटेड कौन सा डिक्लेरेशन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन वो है सी, तो ये जो है इंडिपेंडेंट फैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट फैक्ट नहीं होगा, उसको कनेक्शन होना चाहिए, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बोला जाता है सेक्शन नंबर 6 को जो रेजिस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, 1, 2 और 4 वो करेक्ट है, क्योंकि ये बता रहा है इट मस्ट रिलेट टू द एक्ट इज इन इशू और रेलिवेंट, और मस्ट रिलेट एंड टू एक्सप्लेन द अकम्पेनिंग फैक्ट, और मस्ट सब्सटेंशली कंटेम्पोरेरियस विद द फैक्ट, ये तीनों जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि वो कनेक्शन में होना चाहिए तभी सेक्शन 6 अप्लाई होता है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 बता रहा है द बेस्ट एविडेंस रूल एक्सक्लूड सेकेंडरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इफ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए सेकेंडरी एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है किस केसेस में, जहां ओरिजिनल अवेलेबल है। तो बेस्ट एविडेंस रूल यही बताता है कि अगर आपके पास बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं लोगे। ठीक है, तो जहां ओरिजिनल अवेलेबल है तो आप फिर डुप्लीकेट कॉपी उसकी नहीं लोगे, तो सेकेंडरी एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट का वो अलाउड नहीं, एक्सक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 हमें बता रहा है फैक्ट इन इशू इज डिफाइंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 दैट इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट the existence and non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows in a case where A is accused of murder, which of the following is not a fact in issue। तो इसमें बताया गया है कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू वैसे फैक्ट्स होते हैं जिसका एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्ट किया गया है और डिनाई किया गया किसी सूट्स या प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, तो बताया गया है कौन सा जो नीचे का फॉलोइंग दिया हुआ है फैक्ट इन इशू नहीं है। ठीक है, किसी मर्डर के केस में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वेदर ए इज पुअर और नॉट, दिस इज नॉट अ फैक्ट इन इशू, ये मतलब नहीं है मर्डर के केस में। आपने मर्डर किया है कि नहीं, ए कॉज मर्डर, ए ने मर्डर कॉज किया है कि नहीं, ये रेलिवेंट फैक्ट है। ए ने जो है इंटेंशनली मर्डर कॉज किया है कि नहीं, ये रेलिवेंट फैक्ट है। ए वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये रेलिवेंट है कि नहीं, ये फैक्ट इन इशू में आएगा कि नहीं, ये आएगा क्योंकि ये मर्डर का केस है। सी नहीं आएगा क्योंकि पुअर है कि नहीं वो मैटर नहीं करता है मर्डर के केस में। ठीक है, तो अगर वो इनकेपेबल है नोइंग ऑफ द नेचर ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो वो भी मर्डर में आएगा क्योंकि उसको डिफेंस मिल जाएगा अनसाउंडनेस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये बता रहा है डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ, तो द राइट ऑप्शन इज हियरसे, यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है जो सेक्शन नंबर 32 में बताया गया है वो एक एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। अब हियरसे एविडेंस होता क्या है, ऐसे एविडेंस जो सुने सुनाए होते हैं, जो हमने देखा नहीं है बट हमें किसी थर्ड पर्सन ने बताया है, तो वैसे एविडेंस होते हैं हियरसे एविडेंस। और हियरसे एविडेंस को जनरली एडमिसिबल नहीं किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, बिकॉज इसको ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाता है। लेकिन जब डाइंग डिक्लेरेशन होती है तो डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम में हियरसे एविडेंस को भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन माना जाता है सेक्शन नंबर 32 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेल प्रिज्यूम मीन्स, तो सेल प्रिज्यूम का मतलब क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो इसका मतलब है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एज वेल
एज वेल एज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, यानी कि ये बर्सैल प्रिजम्पशन जो है वो एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है और वो एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि अदरवाइज भी उस एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपने प्रूफ लाया तो आप उसको रिबर्ट कर सकते हो उस प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को भी, ठीक है। सेल प्रिजम्पशन ये है। और मे प्रिजम्पशन क्या होता है? मे प्रिजम्पशन जो होता है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो इरिबर्टिबल प्रिजम्पशन होता है वो क्या होता है? वो कंक्लूसिव प्रूव होता है, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूव, तो याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ये हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो 1872 में जो है प्रिजम्पशन क्या है? तो राइट ऑप्शन इज लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, यानी कि 112 जो है सेक्शन वो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है। अगर आप ड्यूरिंग लॉफुल वेडलॉक के अंदर कोई चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो फिर वो लेजिटिमेट चाइल्ड है उस पर्सन का, उस मैन का जिसके लॉफुल वेडलॉक के अंदर चाइल्ड का बर्थ हुआ है। और अगर डिवोर्स हो गया है और 280 डेज के अंदर अंदर वो वुमेन वो बच्चे का बर्थ हो जाता है तो वो पर्सन ही लॉफुल फादर होगा जिससे डिवोर्स हुआ है 280 डेज के अंदर अगर हो जाता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट बताया जा रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो ये सी नंबर जो है, डाइंग डिक्लेरेशन गिवन टू अ क्लोज रिलेटिव शेल बी अ सोल एविडेंस फॉर कन्विक्शन। सोल एविडेंस नहीं हो सकता ना कन्विक्शन का, क्योंकि क्लोज रिलेटिव जो है वो इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं तो इनको सोल एविडेंस नहीं माना जा सकता, आप कोराबोरेट करना पड़ेगा इस एविडेंस को। यानी कि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का इफ़ इट इंस्पायर्स फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस अगर कोर्ट का होगा तो फिर सोल बेसिस हो सकता है। फिर अगर जो है दूसरा ऑप्शन जो है द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिक्लेरेशन इज ट्रू एंड वॉलंटरी इट इज बेस ऑफ कन्विक्शन विदाउट एनी फर्दर कोलैबोरेशन, ट्रू और वॉलंटरी है तो फिर फर्दर कोलैबोरेशन का जरूरत नहीं है। और अगर डाइंग डिक्लेरेशन जो है सस्पिशियस है इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन विदाउट कोरोबरेटिव एविडेंस, तो यहाँ ये भी सही है क्योंकि इसमें खुद ही बोल रहा है कि जब आप सस्पिशियस है तो कोराबोरेशन चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71 जो बता रहा है सेक्शन नंबर 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील विथ, तो जो है ये डील किससे करता है? प्रिजम्पशन ऑफ एस टू डाउरी डेथ। 113B जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ के से डील करता है, ठीक है। फिर 72 नंबर हमें बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर इट इज नॉट करेक्ट। टीआईपी से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है इसमें बताया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, टीआईपी इज अ पीस ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, ये कोराबोरेटिव एविडेंस है। आप सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं बोल सकते हो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर एट को, ठीक है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन भी हम देख लेते हैं जो करेक्ट है। तो टीआईपी कैन बी यूज बाय द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कोराबोरेशन, कोराबोरेशन के लिए यूज हो सकता है। टीआईपी कैन बी हेल्ड ओनली व्हेन द अक्यूज इज नॉट प्रीवियसली नोन, या अगर प्रीवियसली नोन होगा तो टीआईपी का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। और टीआईपी शुड बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट, अगर इमीडिएटली नहीं किया तो हो सकता है मेमोरी से डाइल्यूट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, तो कौन सा सेकेंडरी एविडेंस इसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि एक कॉपी जो ट्रांसक्रिप्ट किया गया किसी कॉपी से लेकिन कंपेयर नहीं किया गया है ओरिजिनल से। कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है ओरिजिनल से अगर आप सेकेंडरी एविडेंस बना रहे हो किसी को तो, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन भी हम देख लेते हैं जो करेक्ट है। तो कॉपी मेड फ्रॉम मैकेनिकल प्रोसेस, दिस इज सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपी जो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट का वो भी एक जो है सेकेंडरी एविडेंस है। एंड द थर्ड वन इज ओरल अकाउंट ऑफ अ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ पर्सन हु हिमसेल्फ सीन इट, जिसने देखा है उसका ओरल अकाउंट भी एक सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74 हमें बता रहा है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 परमिट द यूज ऑफ डिस्कवरी एविडेंस विच ले डाउन स्ट्रिक्टली एज टू हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज इज मेड एडमिसिबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर दिस सेक्शन। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि कितने पोर्शन जो होंगे किसी भी इंफॉर्मेशन के जो किसी स्टेटमेंट में कंटेन किए गए हैं किसी अक्यूज़ के, वो रेलिवेंट होंगे कितना, क्या अक्यूज़ का सारा स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा या उसका कुछ पार्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अक्यूज एज रिलेट डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड, वैसे फैक्ट्स जिससे कुछ डिस्कवर्ड होता है ना वो जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है।
वो एडमिसिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, ये हमें बता रहा है कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ़ इट इज़ मेड बाय द अक्यूज टू। तो कन्फेशन कब एडमिसिबल होगा? अगर ये मेड किया जाए अक्यूज के द्वारा किसके सामने? किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जब वो पुलिस कस्टडी में है। यानी कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज ने कन्फेशन दिया तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। बट बाकी के 3 केस में वो एडमिसिबल नहीं होगा। अगर उसके फ्रेंड के पास दिया है उस कस्टडी में तो एडमिसिबल नहीं होगा, डॉक्टर के पास दिया कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में नहीं एडमिसिबल होगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र के सामने दिया है कस्टडी में तो जब वो क्या फाइनेंशियल एडवाइज़र अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर द गुड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इंड्यूसमेंट के अंदर फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिया है तो भी वो कन्फेशन जो है एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 76 है। ये हमें बता रहा है अ विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल एज बाय राइटिंग और बाय साइन, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइन मेक इट इन ओपन कोर्ट। ठीक है, तो एडमिसिबल गिवन शैल बी डीम्ड एज ओरल एविडेंस, यानी कि कोई डम विटनेस है जो अनेबल टू स्पीक है, वो अगर अपना कोई एविडेंस देता है तो वो रिटन फॉर्म में भी दे रहा है तो भी उसको ओरल एविडेंस में ही मानेंगे, उसको ओरल एविडेंस ही मानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रोसीजर लॉ ख़त्म होता है और 77 नंबर क्वेश्चन से हमारा जो है माइनर एक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है माइनर एक्ट कवर करेंगे। तो तब तक कीप रिवाइजिंग द कंटेंट। सारे माइनर एक्ट की सीरीज़ मैंने बना दी है और उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी। ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट, तो आप जाके चेक करें और अच्छे से पढ़ें और देन आप 19th को अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड, दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।